Why the West is afraid of PF? पाक फ़िज़ा ये आज की अलर्ट नहीं है। पाक फ़िज़ा ये बहुत सालों से अलर्ट है। मेरे लिए ऑनर है कि हम आलम हमारे साथ खाना खाया करते थे। एक ही मेस में पेशावर रेड रिकॉर्ड होता था, वहीं पे वो रहते थे। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि 24 सालों में अगर एवरेज निकालें 7-8 जहाज़ों की, तो 3 साल बाद एक राफ़ेल गिरा। और हमारे बॉर्डर पार जो पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में जो एयरफोर्स लड़ रही थी, उनकी 1 घंटे में 4 गिरे। मैं एज अ फाइटर पायलट ये मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता, ये राफेल फेल हो गया। एक डॉक्यूमेंट्री है, एक जर्नलिस्ट हैं BBC के पियर्स, और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री कही है, यूट्यूब पे अभी मौजूद है, और उन्होंने उसका नाम ही यही लिखा है। उन्होंने कहा वाई द वेस्ट इज अफ्रेड ऑफ PF। वाई द वेस्ट इज अफ्रेड, मैं भी जानना चाहूंगा। 140 किलोमीटर। अब अगर आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड 140 किलोमीटर का था और आप 198 में मारेंगे किसी को, तो लोग अपने अपने वेपन्स को देखना नहीं शुरू कर देंगे कि यार ये फिर किस काम आएगा। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, वाहिद एयरफोर्स है दुनिया की जिसने अपना फाइटर जहाज बनाया J-17 थंडर, और वो उसी वजह से, जैसे मैंने अर्ज किया, कि क्योंकि हमारे पास सैंक्शन लग गई। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हमें वेवर देता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम में नहीं कर रहा काम, इसलिए F-16 जा सकते हैं, स्पेयर पार्ट भी जा सकते हैं। तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि पाकिस्तान नेवी डेफिनेटली तैयार थी कि खुद इंडिपेंडेंट ही उसको टारगेट करेगी। पाक फ़िज़ाइया इंडिपेंडेंट तैयार थी कि अगर कोई मौका आया और विक्रांत को बाहर निकाला गया और हमें वो थ्रेट किया, अगर उसने ऐसी रेंजेस पे आया, तो हम उसको इंटरनेशनल वाटर्स में डिस्ट्रॉय करेंगे। मुझे नहीं समझ आती तालिबान को ये क्यों समझ नहीं आई कि मई में जो उनके साथ हुआ उन्हीं से वो सीखना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह हो जाएगा इसका भी इंतजाम, इसकी फिक्र नहीं करें। ये जो UAVs होते हैं ये 30-40 घंटे उड़ते रहते हैं, इसके अंदर पायलट नहीं होता, इसके अंदर सर्वेलेंस होती है। इसके जो पायलट होते हैं लेकिन वो ज़मीन पर बैठे होते हैं, वो कंट्रोल किसी और बेस से कर रहे हैं, बड़ी स्पीड पे काम कर रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक एब्सोल्युटली, और सारा फ्यूचर प्लान हम कॉन्फिडेंशियली को इसलिए नहीं कि मैं नहीं बताना चाहता, हम दुश्मन को अलर्ट भी नहीं करना चाहता। साइबर कमांड आपने देखा कितना बड़ा सरप्राइज था। मैं चंद हफ्ते पहले देख कर आया था। इन्हीं नौजवान वॉरियर्स ने जो कंप्यूटर पर बैठे थे, आपकी उम्र के थे, मुझे बताया था कि सर कहाँ टाइम आने दे, फिर बताएंगे हम क्या कर सकते। आपने देखा उनके ग्रिड स्टेशन नॉकआउट कर दिए, उनकी वेबसाइट्स हैक कर ली, उनका डाटा डिलीट कर दिया, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइलें उड़ा दी, उनकी ट्रेनों का सिस्टम रुक गया, उनकी कोऑर्डिनेशन खत्म कर दी, एब्सोल्यूट जैम कर दिया। इनकी मेंटेनेंस बड़ी टेक्निकल है, एक बात तो ये। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने देखा कि राफेल को वो इंटीग्रेट नहीं कर सके इंडियंस, तो F-35 इससे कहीं ज़्यादा एडवांस हुआ। मैं एज अ फाइटर पायलट फॉर्मर कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल टुडे ऑन द ग्लोब वो जहाज़ है। उसको आप इंटीग्रेट करना भी तो बहादुरी होगी ना, आपका बहुत बड़ा चैलेंज होगा। राफेल नहीं कर सके, उससे बड़ी पाक फ़िज़ाइया की लीडरशिप को सबको क्रेडिट जाता है, मार्शल असगर खान से लेकर मार्शल नूर खान, तमाम आने वाले जो लीडरशिप थी पाक फ़िज़ाइया के, सेपराहान थे, सब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि हमारे पास एक लेगेसी थी उन लीडर्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं जवाद यूसुफ हूं। नाज़रीन, बड़े सवालात इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं, और उनके अंदर सबसे पहला सवाल ये है कि भारत अपनी हजीमत को मिटाने के लिए और छिपाने के लिए पाकिस्तान ने जो उनका हाल किया था, कोई फॉल्स फ्लैग कर सकता है? हमने देखा भारत को पाकिस्तान की तरफ से बड़ा एक मौसर जवाब मिला। भारत ने अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया, अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, उनको भी जवाब दिया। अब पाकिस्तान एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो चुकी है, तीनों मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट है। लेकिन अगर आज की जदीद दौर की जंगों की बात की जाए तो ये नाज़रीन लड़ी जाती है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से और फाइटर जेट से। तो आज वो जो हमारे जहनों में सवाल आ रहे हैं कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग अगर करेगा तो हमारी एयरफोर्स क्या मुकम्मल तौर पर तैयार है? INS विक्रांत का भारत को बड़ा गुरूर है, हमारी एयरफोर्स ने INS विक्रांत के लिए क्या सरप्राइज तैयार किया, ये और बहुत कुछ आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, जो कि सितारे इम्तियाज मिलिट्री है, साथ ही साथ फॉर्मर PF पायलट भी हैं, और सितारे बसालत भी इनको जो है वो नवाजा गया है इनकी खिदमात के ऊपर। तो नाज़रीन, वेलकम करते हैं खालिद चिश्ती साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्विटेशन। जज़ाकल्लाह सर। अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, बड़ी तेजी से हमें तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। एक जानिब भारत फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो है अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू हमारे साथ उन्होंने खुद को इंगेज किया हुआ है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स क्या मुकम्मल तौर पर तैयार है किसी भी मिस एडवेंचर के लिए ऑन बोथ एंड्स? देखिए जवाद, पाक फ़िज़ाइया आज से तैयार नहीं है। जब से मैंने एयरफोर्स में होश संभाला, 79 में सोवियत यूनियन ने कब्ज़ा कर लिया था अफ़गानिस्तान पर, और मैं एज़ ए यंग ऑफिसर जब 80s के शुरू में एयरफोर्स में ज्वाइन किया था, तो हमारी एयरफोर्स अलर्ट पर थी, बिकॉज़ हमारे एक नेबरहुड में सुपर पावर थी एक। और आप जैसे नौजवान व्यूअर्स जानते हैं, अभी तो एक सोल सुपर पावर कहा जाता है कि अमेरिका है, लेकिन उस वक्त सोवियत यूनियन और अमेरिका थे। तो इन दोनों के होते हुए एक सुपर पावर हमारे नेबर पर आ गई थी। तो हमें हाईएस्ट अलर्ट उस वक्त से रहना पड़ रहा था, क्योंकि हमें ख़तरा था, और वो ख़तरा सच साबित होता था, क्योंकि वो जहाज़ अक्सर जो हमारे
एरिया में मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप्स थे या महाजरीन के कैंप्स थे, उन पर हमला करने आते थे। और इत्तेफाक से मेरी पोस्टिंग भी पेशावर हुई। पेशावर फ्रंट लाइन बेस था उन दिनों में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, यानी जो डिफेंस हमें करना होता था सोवियत यूनियन के जहाज़ों के ख़िलाफ़। तो मेरा तो उस वक्त से मैं पीएफ को अलर्ट देखता था। जब 10 साल वो गुजर गए, फिर आपने देखा कि जब सोवियत यूनियन चला गया, टूट गया, फिर 9/11 हो गया, आपने देखा 9/11 के बाद आपने और हालात कशीदा होते थे, मेरा अमेरिकन आ गए अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये ऑनगोइंग है और इस दौरान इंडिया तो एक कांस्टेंट फैक्टर रहा ही है। तो पाक फ़िज़ा ये आज की अलर्ट नहीं है, पाक फ़िज़ा ये बहुत सालों से अलर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्बैट रेडी है, हमारे ना सिर्फ फाइटर जहाज़ बल्कि पायलट्स भी सीज़न्ड हैं। और सिर्फ पायलट्स जब मैं कहता हूँ तो प्लीज़ ज़हन में रखिए कि उसमें इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे सपोर्ट, एयर डिफेंस कंट्रोलर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सब शामिल होते हैं। तो एक बहुत टीम है, जो हमारी एक ऑब्लिगेशन है, हमारे पास चॉइस नहीं है कि हमने अलर्ट रहना है कि नहीं रहना है। सर अभी जिस तरीके से आपने कहा इट्स अ कंप्लीट टीम, तो इसके अंदर अभी हम देखते हैं कि जो जंगें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू भी लड़ी जाती है। तो पाकिस्तान की उस महाज पर तैयारी कैसी है? जो है देखिए, पुराना जब ज़माना हमने जॉइन किया था, मेरे लिए ऑनर है कि हम आलम हमारे साथ खाना खाया करते थे, एक ही मेस में, पेशावर रेड हेडक्वार्टर होता था, वहीं पे वो रहते थे, मेस में ही, शादी नहीं की थी। हम उनसे सीखते थे। और उस ज़माने में डॉग फाइट्स होती थी, यानी कि टिपिकल इधर से जहाज़ आया, लड़ाई हुई, गुत्थम-गुत्था हुआ, कॉम्बैट हुई, फिर एक जो जिसकी स्किल अच्छी है, कोरिएंटेशन अच्छी है, जिसका जहाज़ अच्छा है, जिसकी मैनूवरिंग अच्छी है, स्किल अच्छा है, वो जीत जाता था या दूसरे को शूट ऑन कर देता था। अब वो स्टैंड लोन फाइट्स नहीं रहेगी। एग्जैक्टली। अब ये जिसको हम कहते हैं, जो अक्सर आपने लफ्ज़ सुना होगा, मल्टी डोमेन ऑपरेशन। मल्टी डोमेन या मल्टी डोमेन ऑपरेशन का मतलब ये है कि अब ये सिर्फ फाइटर जहाज़ के मुकाबले में नहीं है। अब ये पूरी टीम है और इसको मैं अक्सर कहता हूँ, ये पूरा ऑर्केस्ट्रा है, जैसे म्यूज़िक का होता है। हर इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला वाइटल भी है और उसकी टाइमिंग भी बड़ी ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी स्किल है। तो ज़मीन पर बैठा हुआ जो एयर डिफेंस का कंट्रोलर है, वेपन कंट्रोलर है, सर्विलेंस कर रहा है, सैटेलाइट से पिक्चर जो ले रहा है, वो एक टीम है। हवा में एक फाइटर जहाज़ जो हवा में है, उसका अपना रडार भी है, ज़मीन से भी उसको सपोर्ट मिल रही है। उसके पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़ है, उसके पीछे एक एयर टू एयर रिफ्यूलर जहाज़ है और फिर सैटेलाइट से जो इनपुट आ रही है, वो भी कहीं न कहीं जा रही है। इन्हीं लोगों के साथ इंटीग्रेट और जेल हो रही है। तो ये ऑर्केस्ट्रा हुआ या जिसको मल्टी डोमेन हुआ। तो ये डायमेंशन अब एक नहीं रह गई। सबके ज़हनों में एक किल पिक्चर होती है फिर। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, और द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन में दोबारा कहूँगा कि जैसे फुटबॉल का गोल होता है, तो आप गोल देखें, जब गोल होता है तो लोग स्लो मोशन में देखते हैं, किसने क्या रोल प्ले किया। लेकिन जब वो बॉल अपने गोल से लेता है, उसी वक़्त उसको अपना टारगेट पता होता है कि मैंने इसको देनी है, मैंने उनको देनी है, मैंने इनको देनी है। वो करके जब गोल करते हैं, तो ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ़ उस गोल करने वाले की नहीं होती। जेएफ-17 थंडर हो या जे-10C हो, और ख़ास तौर पे जे-10C के पायलट्स ने जिस तरह शूटिंग की है, वो ज़रूर फ्रंट पे हैं, उनका क्रेडिट भी सारा जाता है। लेकिन जो टीम वर्क है, जो इंटीग्रेशन है, वो काबिल तारीफ़ है और वो ऐसे नहीं आती जब तक आपकी लीडरशिप ना आपको इस तरह इंटीग्रेट करे। और ज़ाहिर है उसमें सारा क्रेडिट प्रेज़ेंट जो एयर फोर्स चीफ़ है, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उनको जाता है। उनकी विज़न थी। एक जे-10C इंडक्ट किया टाइम पे 2022 में, जी मार्च में। और वो इसलिए किया कि हिंदुस्तान के पास तकरीबन 1.5 साल पहले, 18 महीने पहले राफ़ेल आ गया था। और वो क्विकली मैं बताता चलूँ कि राफ़ेल की जब हम तफ़सील से बात करेंगे, उसको रेंज का एडवांटेज था, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो हमने, वो 150 किलोमीटर फायर करता था। हमारे पास जो F-16 थे उस वक़्त, और अभी भी जो हैं, वो 70-80 किलोमीटर ज़्यादा फायर नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हमारे दुश्मन के पास फर्स्ट लुक, फर्स्ट लॉक, फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी एंड ऑलमोस्ट फर्स्ट सर्वाइवल। लेकिन इसके बावजूद हमने 200 किलोमीटर दूर से सर उनको निशाना बनाया था। वो खुद भी परेशान हो गए थे कि हाउ इज़ दिस एक्चुअली पॉसिबल? जी। तो उसके अंदर सर जो हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी, अब पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी भी मज़ीद अपग्रेड होगी। एमरैम मिसाइल जो हैं, वो भी आ रहे हैं F-16 की अपग्रेडेशन के लिए, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? अभी पाक फ़िज़ाई एंगेज्ड है अमेरिकन्स के साथ एमरैम की इम्प्रूवमेंट के लिए। एमरैम की कई किस्में हैं। एमरैम ए है, फिर सी है, और जो उसकी सी की और वर्ज़न है, लेकिन जो लेटेस्ट है उसको हम डी कहते हैं, एमरैम डी कहते हैं। जो डी है उसकी तकरीबन रेंज 170 किलोमीटर के करीब है। उसकी हम ज़ाहिर है हम चाहेंगे कि अपने F-16 को अपग्रेड करें, हमारे पास कोई 75 के करीब F-16 है। और ज़ाहिर है जब तक आपने देख ही लिया कि जहाज़ जितना मर्ज़ी ज़बरदस्त हो, आप सबसे कॉम्पिटेंट जहाज़ रख सकते हैं स्टैंड अलोन मूविंग। जब तक उसके कंपैटिबल उस पर मिसाइल या वेपन नहीं लगे हुए, तो आप नहीं उसको इस्तेमाल सही कर सकते, यानी किल नहीं ले सकते, जो आपका अल्टीमेट है, दुश्मन को तबाह नहीं कर सकते। जे-10 का आपने देखा, जहाज़
राफेल अगर किसी से पूछे दुनिया में ग्लोबली, आज नहीं, आप 6 महीने पहले किसी से पूछते कि राफेल और J-10 का कोई मुकाबला है, नहीं था। तो सारी वेस्टर्न वर्ल्ड भी कहती और सारे एविएशन एंथुसियास्ट भी कहते, मेरे जैसे एनालिस्ट भी यही कहते कि जी राफेल राफेल है। आज तक सर गिरा भी नहीं था मेरे ख्याल से ये राफेल तैयार। जी नहीं, तकरीबन 24 साल हो गए इसको उड़ते हुए, 2001 से ये फ्लाई कर रहा है और इस वक्त तकरीबन दुनिया में 300 के करीब जहाज़ उड़ रहे हैं, जिसमें से 220 के करीब फ्रांस खुद उड़ाता है, उनकी नेवी और फ्रांस की एयरफोर्स उड़ाती है। और इस पूरे टेन्योर में टोटल 9 क्रैश हुए हैं उसके रा- आज तक, इस एपिसोड को निकाल के 9 में से 2 जहाज़ एरोबैटिक्स के दौरान आपस में टकरा गए थे, जो ह्यूमन फैक्टर था, जी, जी। पायलट एरर हो गया। 7 दूसरे क्रैश, और वो दोनों बच गए थे। 7 दूसरे क्रैश हुए हैं आज तक, जिसके अंदर टोटल 6 पायलट अपनी जान से गए हैं और 9 जहाज़ आज तक हैं। और अक्सर मैं कहता हूँ, और मैं माज़रत के फिर रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है आपके व्यूअर्स कुछ नए हों, तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि 24 सालों में अगर एवरेज निकालें 7-8 जहाज़ों की, तो 3 साल बाद एक राफेल गिरा। और हमारे बॉर्डर पार जो पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में जो एयरफोर्स लड़ रही थी, उनकी 1 घंटे में 4 गिरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद एलिमेंट ऑफ प्राइड, ह्यूमिलिटी और अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ारी के बाद ज़ाहिर है मैं क्रेडिट दूँगा इन सारी पूरी की पूरी टीम को। और ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा कि आखिरी जुमला इस पे ज़रूर बोलता चलूँ कि एज़ एन एयर फोर्स मैं उनकी अभी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, इंडियन एयर फोर्स की। बहुत प्रोफेशनल एयर फोर्स है, पोटेंट एयर फोर्स है, वन ऑफ द बेस्ट। अगर दुनिया में मैं 4 फाइटर जहाज़ काउंट करूँ, तो 10 में से 4 इनके पास है। अच्छा सर, अगर आप रेटिंग करना चाहें उन चार जहाज़ों की। नंबर 1 राफेल, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा SU-30, तीसरा मिराज 2000 और तीस MiG-29। सर, जो टॉप का फाइटर जेट है उनका राफेल, वो तो फ्लॉप हो चुका है और अब वो कोशिश कर रहे थे, उनकी नज़रें थी F-35 पर या फिर किसी तरीके से सुखोई 57 रशिया का उन्हें मिल जाए या फिर उनका अपना प्रोजेक्ट है 5th जनरेशन का, जो मकामी तौर पर वो तैयार करने की एक कोशिश कर रहे हैं पिछली कई दहाइयों से। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन बचे है? राफेल तो फ्लॉप हो गया, अब वो किस तरीके से हमला कर सकते हैं पाकिस्तान पर? लेकिन राफेल को मैं अभी भी नहीं कहता फ्लॉप हो गया। सर, राफेल की एम्प्लॉयमेंट फ्लॉप हुई है। एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ द मैन बिहाइंड द फाइटर जेट। एग्जैक्टली, मैं एज अ फाइटर पायलट ये मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता ये राफेल फेल हो गया, क्योंकि राफेल चलाने वाले फेल हो गए। एम्प्लॉयमेंट फेल हुई, इसकी स्ट्रैटेजी फेल हुई, उनके टैक्टिक्स फेल हुए। आपकी व्यूअर्स की और आसानी के लिए, दुनिया में इस वक्त सिर्फ 5 स्टेल्थ जहाज है, टाइप्स, नंबर की नहीं कह रहा, टाइप्स की बात कर रहा हूँ। अमेरिका का F-35 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, F-22 भी है। F-22 2 अमेरिकन है। हुँ, हुँ। 57 जो SU वो है रशिया का, और चाइना के पास है J-35 और J-20, ये 5 जहाज हो गए। अब जो स्टेल्थ की, और आप जो इंडिया की बात कर रहे थे, वो भी मैं टच करता चलता हूँ, चलें वो एमका कर रहे हैं, एमका कर रहे हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। लेकिन मैं एमका का बेस्ट विशेज़ तो कह सकता हूँ उनको, लेकिन बेस्ट विशेज़ मैंने उस सब भी कही थी जब उन्होंने तेजास बनाने की कोशिश की थी। 1985 में उन्होंने कंसीव किया था आइडिया तेजास से बनाने का। 40 सालों में 40 जहाज़ हैं उनके पास। आप इमेजिन कर लें उसकी, और 40 के 40 को इस मई के कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल नहीं किया गया। एक श्रीलंका के पास एक बॉर्डर है उनका, एक एयर बेस है वहाँ पे, म्यूज़ियम में रखा होगा सर। नहीं, सुलूर एयर बेस है उनका श्रीलंका के बॉर्डर के पास। तो आप खुद लगा लें कि वो जहाज़ कहाँ थे, यानी कॉम्बैट से इतने दूर रखे गए थे, एक बात ये। और दूसरा एमका जो बनाना चाह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि हम उन्हें 2030 तक बनाएँगे, तो 30 तक शुरू करेंगे और 10 साल 5 साल लगेंगे उनको। लेकिन जितनी उनको इंडस्ट्री की सपोर्ट है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। वो आप कहेंगे तो इंडियन एयर फोर्स चीफ ने खुद फरवरी 2025 में कहा, एपी सिंह साहब ने, हमारे कॉम्बैट से हार्डली कोई महीना डेढ़ पहले, और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे 2016 से लेकर आज तक 9 साल में एक भी तेजास नया नहीं मिला। और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि हमें टाइम पे, फिर उन्होंने 30 मई उनकी तकरीर है, हमारे कॉम्बैट ख़त्म, ये जो लड़ाई हुई है इसके तकरीबन 25 दिन बाद, 24 दिन बाद, उन्होंने फिर कहा कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ किसी कंपनी के साथ, तो मुझे सिग्नेचर करते हुए पता होता है कि डिलीवरी टाइम पे नहीं आ रही। तो एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैं कंपेयर कर रहा हूँ। मैं पाक फ़ज़ाइया के सरबराह से कई दफ़ा मिल चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनमें ना कोई फ्रस्ट्रेशन देखी है, उनमें अर्जेंसी देखी है, ये पैशन देखी है, परसुएशन देखी है और टाइमलाइन देखी है। सर, ये तो वो मतलब पाक फ़िज़ाइया के लिए बड़ा यहाँ पर एक हमारे दिल में मकाम मज़ीद जो है वो बढ़ गया है कि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स तो अपने फ़ाइटर जेट्स भी खुद बना रही है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बना भी खुद रही है और फिर उसकी एम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से होती है, तो दैट्स ट्रूली रिमार्केबल। हमने 1985 के अगेंस्ट जो उन्होंने कंसीव किया था, हमने 95 में शुरू किया था, और 95 में 95 में इसलिए शुरू किया था कि F-16 के स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए थे अमेरिका ने।
हमारे पैसे रोक लिए थे, $628 मिलियन वो रोक लिए थे, हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए थे, जो फ्लीट उड़ रहा था उसके स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए थे, तो हमने 95 में सीखे था। इस वक्त तकरीबन 200 जहाज़ पाक फ़िज़ाई में F-17 थंडर उड़ रहे हैं। माशाल्लाह। तो ये एक देखिए मैं उधर 40 कह रहा हूँ जो जंग में नहीं आए और यहाँ एक्टिव थे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। S-400 को तबाह भी किया। अच्छा, ये J-17 थंडर की सर बड़ी डील्स भी हो रही हैं पाकिस्तान के लिए, बड़ी एक खुशैन बात है। कौन-कौन सा मुल्क जो है J-17 थंडर खरीदने वाला है हमसे? वो मैं कुछ सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी पे सबका नाम नहीं ले सकता, कुछ तो वो चिकन हो रही है। अज़रबैजान को हमने दिया, आपके नॉलेज में है। जी। और हमने नाइजीरिया को दिया। और भी मुल्क बड़े सीरियसली नेगोशिएट कर रहे हैं और मैं प्रीएम्प्ट भी नहीं करना चाहता ज़ाहिर है कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से। लेकिन आपको अच्छी जो आपके लिए जिसको आपकी टर्म होता है ना ब्रेकिंग न्यूज़, जी, जी। इंशाल्लाह मिलेगी। अच्छा सर, एक तरफ हमारे फाइटर जेट्स बिक रहे हैं, असिस्टेंस भी हमसे अब लोग चाह रहे हैं। ममालिक हमसे असिस्टेंस चाह रहे हैं कि हमारी एयर फोर्स को जो है वो ट्रेन किया जाए। नेटो का एक मुल्क रोमानिया भी हमसे असिस्टेंस ले रहा है। तो उन असिस्टेंस लेने वाले ममालिक के बारे में भी कुछ आप बताइए कि कौन-कौन सा मुल्क इंटरेस्टेड है कि वो हमसे ट्रेनिंग हासिल करे? जवाद मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि मैं अभी कोई तकरीबन 2 ढाई हफ्ते पहले इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर में था। फॉर्चुनेटली मैंने सारी वो वीडियोज़ देखी जो शूटिंग की थी। सारा वो 10 मई को जो हमने 36 टारगेट तबाह किए, उनकी देखी, उनकी मैंने जो उनका रिकॉर्ड था वो देखा सारा। तो ये भी मैं जानकर बहुत खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र किया हमने अल्लाह का कि ऑलमोस्ट जो अरब मुल्क हमारे बहुत दोस्त हैं, वो हमारे साथ बहुत कीन है। रोमानिया का आपने खुद ही नाम ले लिया, पाक-फ़िज़ा सरबराह भी होके आए हैं। बहुत सारे मुल्क जो लेना नहीं चाहते या नहीं इंगेज कर पाते या हमसे आगे हैं, वो सीखना ज़रूर चाहते हैं। देखिए 2 फ़र्क है। एक ये है कि जो बहुत ज़्यादा कीननेस शो कर रहे हैं कि आप हमारे ऑफ़िसर्स को, पायलट्स को, टेक्नीशियंस को, मिसाइल ऑपरेटर्स को, वेपन कंट्रोलर्स को ट्रेनिंग करें। जी। एक वो सेगमेंट होता है। देखिए एक डॉक्यूमेंट्री है, एक जर्नलिस्ट हैं बीबीसी के पियर्स, और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री कही है, यूट्यूब पे अभी मौजूद है, और उन्होंने उन्होंने उसका नाम ही यही लिखा है। उन्होंने कहा व्हाई द वेस्ट इज़ अफ्रेड ऑफ पीएफ। वेस्ट, पूरा वेस्ट, पूरा मग़रिब। उन्होंने टाइटल ही ये दिया। वाह! और फिर अपनी बात के अंदर वो नेटो का भी नाम लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पाक फ़िज़ाइया ने टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन उसकी एम्प्लॉयमेंट करके, इतनी इफ़ेक्टिव करके वेस्ट के बहुत सारे वेपन्स को ऑब्सोलीट कर दिया है। सर मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ क्यों इतना डरते हैं एयरफोर्स से? ट्रेनिंग ऐसी होती है, वो जज़्बा हमारा जज़्बा तो नो डाउट कि अगर हमें भी आप जंग में जो है वो आगे कर दें तो इस कौम का बच्चा-बच्चा मुल्क के दिफ़ा के लिए जान कुर्बान कर देगा। लेकिन व्हाई द वेस्ट इज़ अफ्रेड, मैं भी जानना चाहूँगा? वेस्ट इसलिए है, देखिए मैं आपको एक मिसाल से वाज़ेह कर देता हूँ। अभी मैंने एमरैम की मिसाल दी आपको, या उसकी रेंज बताई तकरीबन 170 से 80 किलोमीटर है। जी। ठीक है? हमने 198 पे मारा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो BL-15 है। एमरैम जो है, जो डी है, वो वन ऑफ द बेस्ट इस वक़्त गिना जाता है, जो अमेरिका का मिसाइल है। देखिए, और जो उसके बाद हैं वो 130-140 किलोमीटर हैं, और अमेरिका के जहाज़ F-15C का आज तक रिकॉर्ड था, कॉम्बैट रिकॉर्ड। F-15C ने एक एमरैम से मारा था 140 किलोमीटर पे इराकी मिग-25 गल्फ वॉर में, और इराक की एयरफोर्स किस काबिल थी वो हम सब जानते हैं। वो ना होने के बराबर, ना होने के नो फ्लाई ज़ोन थे, वो उड़ा, उसने मार दिया कि क्यों उड़ा है, उस तरह का मुकाबला नहीं था कोई। 140 किलोमीटर। अब अगर आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड 140 किलोमीटर का था और आप 198 में मारेंगे किसी को, तो लोग अपने-अपने वेपन्स को देखना नहीं शुरू कर देंगे कि यार ये फिर किस काम आएगा। और ख़ास तौर पर अगर चाइनीज़ से या इन मिसाइलों से कहीं पाला पड़ जाए, अल्लाह ना करे वरना, तो फिर कितनी रेंज का फ़र्क है। उनका जो 170-80 वाला है वो रिसेंट मॉडर्न हिस्ट्री में तो एम्प्लॉय ही नहीं हुआ। इज़राइल को ज़रूर दिया हुआ है उन्होंने। आप और सुनकर हैरान होंगे कि वही जहाज़ अगर वो इजिप्ट को देते हैं 200 F-16, तो उन पर मिसाइल वो देते हैं 30 किलोमीटर और 70 किलोमीटर वाला। जहाज़ 200 है, हमारे पास सिर्फ 75 है। उनके इजिप्ट के पास 200 जहाज़ है, बट मिसाइल नहीं देंगे वो। वो 100 किलोमीटर का एडवांटेज इज़राइल को देंगे। तो ये मजबूरी जिसको कहते हैं ना कि आप ताकि इज़राइल मिस्र की रेंज में ना आ जाएँ। एब्सोल्युटली, कि अगर ज़ाहिर है नॉट नेबरिंग है, नेबरिंग। कि कभी कॉम्बैट हो, तो एक जैसे मिसाइल नहीं होने चाहिए। इनको ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की डिसएडवांटेज होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि और हमारा भी एक देख लें, हमारी हिस्ट्री भी है। मैं आप शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। 1979 में जब हम F-16 ले रहे थे, जब सोवियत यूनियन आ गया और उसके बाद हमें F-16 मिलने थे 1981-82 में जब नेगोशिएशन चल रही थी, तो अमेरिका ने हमें भी एक्सपोर्ट वर्जन दी थी। कहा था कि हम आपको J-79 इंजन देंगे F-16 के साथ। F-16 का जो खुद यूज़ कर रहे थे वो F-100 इंजन था। उसकी पावर या थ्रस्ट कहीं ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू J-79।
तो पाक फ़िज़ाइया क्योंकि बड़ी बार्गेनिंग अच्छी पोजीशन में थी 70s एंड में, बिकॉज़ सोवियत यूनियन आ गया हुआ था। अमेरिका हमारी हेल्प करना चाहता था। तो पाक फ़िज़ाइया ने उस वक़्त जनरल ज़ियाउल हक को कहा कि हमें J-17 इंजन अगर दिया तो हमने ये F-16 नहीं लेने, हमें वही J-100 F-100 F-100 तो हमें फिर वो मिला। मैं ये आपको बताना ये सिर्फ़ ये चाह रहा हूँ कि जब आपकी पोज़ीशन बार्गेनिंग की अच्छी होती है तो आप कर ले, लेकिन अमेरिका देखिए उधर मिडल ईस्ट को नहीं दे रहा ये सब। अभी भी सर हमारी पोजीशन बार्गेनिंग की काफ़ी मज़बूत है, तो सोशल मीडिया पर जो है वो कयास आराइयाँ की जा रही है कि F-35 भी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, तो इस हवाले से क्या कोई इन्फॉर्मेशन है? F-35 देखिए एक अमेरिकन जहाज़ है और आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा और आई एम श्योर आप चैनल्स पे थे, मेन फॉलो करते होंगे। F-35 कहा जाता है, ज़ाहिर है मेरे पास कि हम इंडिया को ऑफ़र हुआ था 4-1 साल पहले। फिर मैंने रिसर्च की कि इंडिया ने क्यों नहीं लिया, इतना ज़बरदस्त जहाज़ है। तो इंडिया ने जो ना लेने की एक सबसे बड़ा थी कि कॉस्ट प्रोहिबिटिव था। कॉस्ट का मतलब है उसकी 1 घंटे की सॉर्टी ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए की है। 1 घंटे की 1 फ्लाइट, घंटे की जो फ्लाइंग एक जहाज़ की। एक जहाज़। तो अगर पूरा स्क्वाड्रन उड़े तो आप इमेजिन करें दिन में क्या उनकी तो एक ये थी। और दूसरा ये था कि उनकी जो मेंटेनेंस, ये स्टेल्थ जहाज़ इतना आसान नहीं होता। देखिए होता क्या है, ये जहाज़ रेडार पर नज़र नहीं आता। वो बिकॉज़ ऑफ द इसका जो मटीरियल यूज़ होता है, डिज़ाइन उसके ऊपर एक पेंट यूज़ होता है ख़ास जो जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट कर देता है रेडार की शुआएँ जो रेडिएशन आती है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इसके अंदर आप कभी भी गूगल करेंगे या आप देखेंगे तो फ्यूल टैंक अंदर ही लगे होते हैं। लटके नहीं होते जैसे बैली की तरह हमारे एक्सपोज़ नहीं होते। एक्सपोज़ नहीं होते बिकॉज़ वो फिर रेडिएशन दे देंगे और पोज़ीशन चली जाएगी रेडार के पास पता लग जाएगा। इनके वेपन्स भी इंटरनल बे के अंदर बंद होते हैं। यानी बैली बिल्कुल ब्लैंक फ्लैट होती है अगर आप देखें। वो जैसा टेललेस एक डिज़ाइन होता है, फ्लैट डिज़ाइन तो होता बैली भी फ्लैट होती है। ना आपको कोई बॉम्ब नज़र आएगा, ना फ्यूल टैंक नज़र आएँगे जो नॉर्मल जहाज़ों में आपको नज़र आता है। इनकी मेंटेनेंस बड़ी टेक्निकल है, एक बात तो ये। और सबसे इम्पोर्टेंट आपने देखा कि राफेल को वो इंटीग्रेट नहीं कर सके इंडियंस, तो F-35 इससे कहीं ज़्यादा एडवांस हुआ और मैं एज़ अ फाइटर पायलट फॉर्मर कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल टुडे ऑन द ग्लोब वो जहाज़ है। उसको आप इंटीग्रेट करना भी तो बहादुरी होगी ना, आपका बहुत बड़ा चैलेंज होगा। राफेल नहीं कर सके उससे के राफेल तो मैंने शुरू में आपसे कहा कि राफेल बहुत अच्छा जहाज़ है, बट मैटर करता है कि आपने जेल कैसे किया, इंटीग्रेट कैसे, उसके साथ वेपन्स कैसे लगाएँ, मिसाइल्स कैसे लगाएँ, हमारे पास एम्प्लॉय कैसे किया, एम्प्लॉय कैसे किए? दूसरे जहाज़ों के साथ उसको एम्प्लॉय कैसे किया, नेटवर्क किया। जैसे हमारा है नेटवर्किंग जी का मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा डाटा लिंक 17 इस वक्त है हमारे पास जो हम यूज़ कर रहे हैं। हर जहाज़ की पिक्चर दूसरे को पता होती है कि वो कैसा देख रहा है, मैं कैसा देख रहा हूँ, ये किसको मारेगा, किसकी प्रायोरिटी है। नेटवर्किंग होती है। ईडब्ल्यू से लेके सैटेलाइट के इनपुट से लेके, दूसरे फाइटर जहाज़ों से लेके और पीछे तक जितना फ्लीट उड़ रहे होते हैं, उनकी एक किल पिक्चर होती है बिकॉज़ इंटीग्रेटेड होते हैं अपने डाटा लिंक के थ्रू। डाटा लिंक भी और ये मैं प्राइड से कहता हूँ कि हमने खुद बनाया। हमारा कोई डाटा लिंक जाम भी नहीं कर सकता। ये पार्ट्स लिए थे, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। कोई JF-17 को जाम नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कल नहीं कि कोड नहीं हमें दिए थे। वाह! तो सर ये भारत इसीलिए बड़ा वो कोशिश भी कर रहा था राफेल का सोर्स कोड खरीदने की, तो वो इसी वजह से ताकि वो उसको इंटीग्रेट कर सकें, उसकी क्या वजूहत थी? लेकिन फिर फ्रांस ने इनकार कर दिया था। देखिए सोर्स कोड मैं क्लियर करता चलूँ शायद अब चूँकि हमारी वो टर्मिनोलॉजी और वो नहीं है तो इसलिए फिर जी, जी, एग्ज़ैक्टली ये बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाता है या कम समझा जाता है कि सोर्स कोड का क्या मतलब। सोर्स कोड ये नहीं होता कि आपको जहाज़ उड़ाना नहीं आता और आपको उड़ाने के तरीके के लिए कोई कोड चाहिए या आपने कोई बॉम्ब मारना है या मिसाइल मारना है। तो जैसे राफेल ने अगर पाकिस्तानी जहाज़ को खुदा न खास्ता निशाना बनाने की कोशिश करी थी तो कोड नहीं थे उसके पास। ऐसा नहीं है। जो जहाज़ वो देते हैं, जो वो वेपन देते हैं, वो फुल्ली सपोर्टेड होता है। उसमें कोई कोड की ज़रूरत नहीं। अच्छा, जिसको आप सोर्स कोड कह रहे हैं, वो ये होता है कि आप जहाज़ के अंदर अल्टरेशन या मॉडिफ़िकेशन या इनोवेशन नहीं कर सकते। जिसका मतलब ये है कि अगर मैंने राफेल का सोचा कि मैं एक अमेरिकन मिसाइल लगाता हूँ इसके ऊपर, तो वो नहीं लगेगा। वो नहीं लगेगा। या फ्रांस ने एक और मॉडर्न बना लिया मिसाइल इससे भी ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटियोर मिसाइल लगा हुआ है, 150 के करीब उसकी रेंज है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस कहे कि हमने 200 किलोमीटर वाला BL-15 के मुकाबले एक मिसाइल बना लिया। अब ये जो अल्टरेशन या मॉडिफ़िकेशन करनी है, इसके लिए सोर्स कोड चाहिए होते हैं। तो ये मिसलीडिंग है या मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा है कि हमारे पास सोर्स कोड नहीं थे तो हमने सोर्स कोड से इस जहाज़ों का कोई ताल्लुक नहीं था। 36 जहाज़ों में जितने वेपन मिले, जितने इंडियन के पास थे, उसमें किसी सोर्स कोड की ज़रूरत नहीं थी। सोर्स कोड की तब आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप अपग्रेड करना चाहते हैं। वेपन्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, किसी दूसरे जहाज़ के लिए, रेडार के साथ उनकी अपनी नेटवर्किंग करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। इन चीज़ों में आपको सोर्स कोड चाहिए होता है। जिस तरह ऐसे समझ लीजिए मेरा मोबाइल है, ये कोई मसला नहीं करेगा।
लेकिन अगर मैंने इसको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नए वाले वर्जन में कहीं आया है, तो फिर मुझे अपग्रेडेड वर्जन चाहिए इसकी। ठीक है। अच्छा सर, अभी 5th जनरेशन हम स्टेल्थ फाइटर जेट्स की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान भी काम कर रहा है एक प्रोजेक्ट अज़्म पर और साथ तुर्किया के साथ कान प्रोजेक्ट पर। तो पाकिस्तान कब आ रहे हैं 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स? अज़्म बहुत जैसे मैंने कहा कि बड़ी पाक फ़िज़ाइया की लीडरशिप को सबको क्रेडिट जाता है। मार्शल असगर ख़ान से लेकर मार्शल नूर ख़ान, तमाम आने वाले जो लीडरशिप थी पाक फ़िज़ाइया के सरबराहान थे, सब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है क्योंकि हमारे पास एक लेगेसी थी उन उन लीडर्स की और उन शोधा का कर्ज़ था जिन्होंने जानें दी। नो डाउट। तो आज तक तमाम सरबराहान, तमाम लीडर्स को ट्रिब्यूट मैं देना चाहूँगा। प्रेज़ेंट लीडरशिप जो इस वक़्त एयर चीफ़ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू है, ये तकरीबन 4 साल से हैं। तो इन्होंने जिस विज़न, जिस पैशन से किया था, वो अज़्म पहले का भी शुरू हुआ था। अभी हम पीएफएक्स कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान का फाइटर जहाज़ को, जिस पे काम हो रहा। हमारी एक बहुत ज़्यादा हमें एक एडवांटेज हमें हुआ है जिसको कहते हैं ना कि ये दुनिया की वाहिद एयर फ़ोर्स है, दुनिया की, 192 मुल्क है दुनिया के, जो फाइटर जहाज़ अपना बना रही है। देखिए दुनिया में F-35 हो, F-16 हो, ये प्राइवेट कंपनियाँ बनाती हैं। वो प्राइवेट कंपनियाँ पिच करती हैं गवर्नमेंट को कि उस मुल्क की एयरफोर्स ले ले। फ़र्ज़ किया अमेरिका ने F-16 बनाया किसी कंपनी ने। उसने अमेरिकन एयरफोर्स को अप्लाई किया कि हमने ये फाइटर जहाज़ बनाया, आप इसको वैल्यूएट करें। वैल्यूएशन के बाद वो इंडक्ट हो जाता है। जब इंडक्ट हो जाता है तो इस पर ये पाबंदी लगाई जाती है या कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है उसके साथ कि हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर आप किसी को दुनिया में जहाज़ नहीं देंगे। नहीं फराहम। तो अमेरिका अप्रूवल देता है, गवर्नमेंट अप्रूवल दे कि इस मुल्क का 16 दे दो, इसको F-35 दे दो, यहाँ तक। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, वाहिद एयरफोर्स है दुनिया की जिसने अपना फाइटर जहाज़ बनाया J-17 थंडर। और वो उसी वजह से, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि क्योंकि हमारे पास सैंक्शन लग गई, तो हमने सोचा कि आया हम सैंक्शंस का तो कभी आपको मैं हिस्ट्री से क्विकली बताता, नौजवानों को पता होना चाहिए। 1900 हम सेंटो सीटो में थे अमेरिका के साथ, गुड बॉयज़ थे। हमें सारी F-86 मिले, F-104 मिले, B-57 मिले, अमेरिकन जहाज़। 65 जंग हम उन्हीं जहाज़ों से लड़ रहे थे। जो ही जंग बंद हुई हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए गए। उन्हीं जहाज़ों के जो अमेरिकन सप्लाइड थे। 71 की जंग हुई, हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए गए। 79 में सोवियत यूनियन आया, 2 साल बाद हमें F-16 मिल गए। 10 साल तक हमें F-16 के स्पेयर पार्ट्स भी मिलते रहे। हमने पेमेंट अगले जहाज़ों की भी कर दी। 10 साल तक कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुआ और एक प्रेसिडेंट अमेंडमेंट है जिसके तहत अमेरिका उन मुल्कों को मिलिट्री एड नहीं दे सकता जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोई काम कर रहे हो। पाकिस्तान 80s से न्यूक्लियर में प्रोग्राम में काम कर रहा था, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हमें वेवर देता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम में नहीं कर रहा काम, इसलिए F-16 जा सकते हैं, जा सकते। स्पेयर पार्ट भी जा सकते हैं। इधर सोवियत यूनियन चला गया 1989 में और फौरी तौर पर साल बाद वो टूट गया और उधर प्रेसिडेंट अमेरिका ने हमें वेवर देना बंद कर दिया। पाबंदी लगा। हमारे पैसे भी रुक गए, हाँ, सब कुछ रुक गया। तो उससे हमने सीखा कि कभी हम गुड बॉयज़, कभी हम नॉट सो गुड बॉयज़ होते हैं, तो ये कब तक जारी रहेगा? हम तो दूसरी तरफ देखेंगे। और जब हमारे F-16 के स्पेयर पार्ट्स बंद हुए थे, तो हमें बहुत चैलेंजिंग टाइम का सामना करना पड़ा था, क्योंकि F-16 एक टेक्निकल मशीन है, ज़ाहिर है। यू कैन नॉट बाय ऑफ द शेल्फ जाके आप ये माइक खराब हो गया, अभी जाके ले आएँ जाके। इस तरह तो नहीं था, जी। टेक्निकल चीज़ें थी। तो बहुत ज़्यादा हमें चैलेंजेस थे, टफ टाइम। उसके बाद पाक फ़िज़ाइया की लीडरशिप, उनको भी ट्रिब्यूट है और सलाम है जिन्होंने विज़न लगाई कि हमें अपना जहाज़ बनाना है और आल उसी विजन के तहत अभी सर आपने कहा था पीएफएक्स हम बना रहे हैं, ये 5th जनरेशन का होगा शायद, स्टेल्थ फाइटर जेट। काम हो रहा है उसके ऊपर, ज़ाहिर है उसकी स्टेटस क्या है। थोड़े से स्पेक्स ही बता दें सर आवाज़ के लिए। स्पेक्स तो अभी स्पेक्स पे तो काम हो रहा है, लेकिन पीएफएक्स डेफिनेटली पाक फ़िज़ाइया उस पे काम कर रही है। टर्की के साथ हमारा वैसे बड़ी क्लोज़ कोलैबोरेशन है। हमने एक और डायमेंशन जो हमने नहीं किया, मैं उस पे आपको बता देता हूँ। हमने लॉइटरिंग म्यूनिशन और ड्रोन्स पे बहुत काम किया। इस जंग में आप अंदाज़ा लगाइए, मैं एक डाटा शेयर कर सकता हूँ आपके, शायद मैं पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ चैनल पे। इस जंग में जब हमने 10 तारीख को जो तकरीबन 36 टारगेट्स को हिट किया था इंडिया के, 10th की मॉर्निंग को सुबह-सुबह, उसमें से आधे फाइटर जहाज़ों ने अटैक किए थे और आधे ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन ने किए थे। वो सारे कामयाब। इमेजिन, हमारे ड्रोन्स दिल्ली के ऊपर उड़ रहे थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के घर के ऊपर गुजरात पे उड़ रहे थे वाह! और 7-7 घंटे उड़ते रहे, ये भी मैं बताता हूँ आपको। 7 घंटे मोदी के घर के ऊपर। एग्ज़ैक्टली। और फिर उनको इंटेंशनली डिस्ट्रॉय किया गया बाहर ले जाके कहीं, कि कहीं गिर ना जाए, किसी इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर ना गिर जाए गलती से या बाय एरर या व्हाटएवर। तो हमने लेट गो किया था कि हम एस्केलेट नहीं चाहते थे। सिर्फ उनको दिखाने के लिए कि हम पहुँच गए हैं वहाँ पे, हम आपको निशाना नहीं बना रहे। एग्ज़ैक्टली। उनके एक एयरबेस से एक इलेक्ट्रॉनिक ईडब्ल्यू जहाज़ टैक्सी कर रहा था, हमारे निशाने पर था। हमने उसको टारगेट इसलिए नहीं किया था, हम चाहते नहीं थे कि जंग पड़े, क्योंकि एईडब्ल्यू जहाज़ होता है, बड़ा महँगा होता है और बड़ा पोटेंट एसेट होता है, उसको लेट गो कर दिया था।
हमें पता था किस हैंगर के अंदर उसका कौन सा जहाज खड़ा है। भारत के कितने शहर सर हमारी इस वक्त रेंज में हैं? अगर वो हमला करते हैं तो पीएफ की रेंज में कौन कौन ये फिर उनके इमेजिनेशन से ज़्यादा है, बस इतना महसूस बस इतना ही काफ़ी है। क्योंकि फिर मैं उनके जैसे लोगों को चाहता नहीं कि अनईज़ी होके सोएँ, तो फिर क्या लेकिन शहर बता दिए तो लोग कहेंगे कि हम जद में आ गए। नहीं, अभी उनको बस रहने देते, मैंने आपको 2 बता दिए हैं, ठीक है, दिल्ली, गुजरात, दिल्ली गुजरात ठीक है। जी। अभी वो सर बड़ी धमकियाँ दे रहे हैं कि इस मर्तबा हम आईएनएस विक्रांत से और हमारी नेवी के थ्रू हम हमला करेंगे। तो हमारी एयर फ़ोर्स के पास क्या तोड़ है उनके आईएनएस विक्रांत का? वही आईएनएस विक्रांत जो कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर भगा लिया था जब हमने उन्हें कहा कि हमने अपने मिसाइल्स लॉक कर लिए हैं। ये विक्रांत तो आपकी ज़िंदगी के या आपके होश में विथड्रॉ किया गया ना। मेरी ज़िंदगी के जितने होश में जब से मैंने देखा है, विक्रांत उस वक़्त से पुल बैक किया जाता है। वो डिप्लॉय होता ही नहीं है। और मैं जब एयरफ़ोर्स में भी था, मैं इंस्ट्रक्टर भी रहा मुख्तलिफ़ जगहों पे, और वॉर गेमिंग हम करते थे एनडीयू में, वो एयरफ़ोर्स वॉर कॉलेज में। तो अगर मैं इंडियन नेवल चीफ़ या इंडियन एयरफ़ोर्स चीफ़ के रोल प्ले करता था, हम सिमुलेट करते थे वॉर गेमिंग, तो मुझे उस वक़्त भी समझ नहीं आती थी कि विक्रांत मैं क्या करूँ? देखिए, आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए बता दूँ कि विक्रांत है क्या? ये एयरक्राफ्ट कैरियर चलता-फिरता बेस होता है एयरफ़ोर्स का। वो डिप्लॉय हो जाता है हज़ारों मील दूर, अमेरिका करता है, रशिया को फँसा है, चाइना को फँसा है। वो होता है शो ऑफ फ़ोर्स एंड प्रेज़ेंस दिखानी होती है हमने। अभी गल्फ़ वॉर हुई, पहली, तो दूसरी, फिर ईरान-इज़राइल वॉर हुई। ईरान-इज़राइल अभी हुई, तो पर्शियन गल्फ़ के अंदर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर आपने सोचा खड़े, आपने न्यूज़ में बताया होगा कि खड़े थे। खड़े थे। वो बेस है, जो चलता-फिरता बेस है, उसके पास फाइटर जहाज़ है। यानी अमेरिका से जहाज़ उड़ के तो नहीं आ सकता ईरान पे या इराक पे या कहीं भी। तो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े करते हैं, यहीं से वो टेक ऑफ करता है, वापस जाके लैंड करता है। ये है एयरक्राफ्ट कैरियर का रोल, पहली तो ये क्लियर है। जी। मुझे ये नहीं समझ आती, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का जो हमारा इतना लंबा बॉर्डर मिलता है आपस में, तो एयरक्राफ्ट कैरियर लाके आपने कहाँ ले जाना है? खड़ा कहाँ करेंगे? मुझे पार्किंग बता दें उसकी कहाँ करनी है। हम भी यही चाहते हैं लाएँ, ज़रा हम भी लाएँ थे। देखिए, इस दफ़ा मैं ये आपको कन्फर्म कर सकता हूँ, और मैं गया था जब एयर हेडक्वार्टर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे डिज़ाइन देखे या प्लान देखे कि क्या हमारा डिज़ाइन था कि अगर वो लाते, तो मैं आपको कन्फर्म कर सकता हूँ कि पाकिस्तान नेवी डेफ़िनिटली तैयार थी कि खुद इंडिपेंडेंट ही उसको टारगेट करेगी। पाक फ़िज़ाइया इंडिपेंडेंट तैयार थी कि अगर कोई मौका आया और विक्रांत को बाहर निकाला गया और हमें वो थ्रेट किया, अगर उसने ऐसी रेंजेस पे आया, तो हम उसको इंटरनेशनल वाटर्स में डिस्ट्रॉय करेंगे। ये तो सर वैसे ही हो गया जैसे बातें करोड़ों की और दुकान जो है वो पकौड़ों की। धमकियाँ और गिदड़-भभकियाँ ऐसी वो मारते हैं कि पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उसका प्रॉपर यूज़ तो वो कर नहीं रहे। बल्कि आपने बताया कि यूज़ की उसकी समझ ही नहीं आती कि उसका यूज़ कहाँ निकालें? देखिए, अगर वो निकाल के लाते हैं, देखिए, इफ़ेक्टिव तभी होगा ना, उसको निकाल के लाएँगे हमारे इसके मुकाबले में। अंदर सर फाइटर जेट्स मिग 29 है। 29 को 12 के करीब है। हुँ, वो इटसेल्फ इतने मॉडर्न जहाज़ नहीं कि मैं उनको मिलता उस तरह, अपग्रेडेड नहीं है, नेवल वर्ज़न है ऑफ़ कोर्स। और दूसरी बात ये है कि आप जब लाएँगे, तो ऐसी जगह पर लाएँगे ना जहाँ मिग-29 उड़ के हम पे हमला हो। तो जब मिग-29 हम पे हमलावर हो सकता है, तो हमारे जे-10 और हमारे F-16 और हमारे जे-F-7 थंडर क्या करेंगे? वो नहीं आप तक पहुँचेंगे। हमारे पास रेंज नहीं है। हमारे जहाज़ों के पास, हमने स्पेसिफिकली एक फ्लीट तैयार किया हुआ था, जिसने इसको नॉकआउट करना था। तो एयर फ़ोर्स का फ्लीट। एयर फ़ोर्स का फ्लीट, इंडिपेंडेंट ऑफ नेवी, वाह! गुड फॉर देम कि नहीं लाया। अच्छा सर, और अभी भी आखिरी बात बताते चलूँ, अभी वो त्रिशूल एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। ये भारत ये हाँ, ये मैं यही पूछने लगा था कि क्या शो करवाना चाहते हैं? मैं त्रिशूल एक्सरसाइज़ेज़, नेवी की एक्सरसाइज़ ड्रिल्स, फ़ौज की ड्रिल्स, एयर फ़ोर्स की ड्रिल्स, कभी नोटैम जारी कर देते हैं। देखिए, त्रिशूल की मैं तस्वीर से मैं शुरू करता हूँ, जो मैं बात करने लगा था कि अभी उनके डिफेंस मिनिस्टर की विक्रांत के ऊपर तस्वीर आई है। राजनाथ सिंह की। तो मेरा दिल किया कि उनको भेजूँ कि इसका क्या रोल है फ़ोटोशूट के अलावा? मतलब आप इसको बाहर भी कभी निकालेंगे? पहली बात। आपने त्रिशूल पूछा, पहले मैं आपको व्यूअर्स को आसानी के लिए बता दूँ, त्रिशूल का मतलब क्या है? त्रिशूल वो उनका जो वो एक लॉर्ड शिवा का एक लॉर्ड नेज़ा है, शिवा का नेज़ा। जिसके 3 मुँह होते हैं, जिसके 3 मुँह होते हैं, जी, जी। और वो किस लिए इस्तेमाल होता है? वो इसलिए इस्तेमाल होता है, उसमें कहा, इनकी किताबों में लिखा है, और अगर आप रिसर्च करें तो पता लग जाएगा आपको। उसमें लिखा है, टू एलिमिनेट इविल एंड टू रिस्टोर बैलेंस। तो ये तो फिर मोदी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। पता नहीं किसको इविल, किसको वो कह रहे हैं, इविल तो हम ही हुए ना उस सेंस में, उनके पॉइंट से, और बैलेंस भी रिस्टोर करना है, जो मई का उधार चल रहा है। तो त्रिशूल नाम ये रखा गया। होती रहती है एक्सरसाइजेज। एक मैं आपके व्यूअर्स को ज़्यादा अलार्म नहीं क्रिएट करना चाहता, वो इसलिए कि अक्टूबर का आखिर में, नवंबर में मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंडिया पाकिस्तान हम दोनों करते हैं। हमारी एयरफोर्स की भी अक्सर एक्सरसाइजेज अक्टूबर नवंबर में इसलिए होती हैं कि मानसून के फ्लड और दूसरे जो क्राइसिस अगर आते हैं तो ख़त्म हो चुके होते हैं, बारिशें ख़त्म हो चुकी होती हैं, वेदर प्रेडिक्टेबल होता है। नवंबर दिसंबर में फॉग आना शुरू हो जाती है, तो
फॉग वाला एलिमेंट है, फिर विजिबिलिटी खराब होना शुरू हुई थी। तो अक्टूबर के एंड और नवंबर के मिड में इट्स अ गुड टाइम फॉर एनी एक्सरसाइज। हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। पहली तो ये बात है। हाँ, एक चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ जो शायद मैंने ऑन एयर नहीं बताई क्या, मतलब देखिए जब इन्होंने इस मई वाले एस्केलेशन से पहले डिप्लॉय किया था अपनी जहाज़ों को, जब डिप्लॉय कर रहे थे तो पाक फ़िज़ाइया ने समंदर की तरफ भी फाइटर जहाज़ डिप्लॉय किए थे अपनी जस्ट बिफोर द एस्केलेशन, यानी एंड अप्रैल और मई के शुरू में। ठीक है। तो हमने समंदर में कुछ एक्सरसाइज की थी और हमारे काफ़ी सारे जहाज़ उधर डिप्लॉय हुए थे, तो वो उड़ रहे थे। तो इंडिया ने जब पिक किया कि ये तो पाक फ़िज़ाइया समंदर की तरफ जा रही है ज़्यादा और उधर कोई ज़्यादा फ़ोकस कर रही है, तो इंडिया ने अपने कुछ राफ़ेल भी डिप्लॉय किए थे साउथ में, सदर्न बेसिस पर, जो अब दोबारा हुए हैं। और इनका वही मसला उस वक़्त भी आया था इनको, इंटीग्रेशन, कनेक्टिविटी, कनेक्टिव मल्टी डोमेन हमारा कनेक्ट नहीं कर पाए थे अपने नेवी एसेट से, जो सदर्न थे। तो मुझे ये लगता है कि वन ऑफ द रीज़न जो इनके राफ़ेल यहाँ लाने की है, वो ये भी है कि वो जो कमज़ोरियाँ इन्होंने देखी मई के महीने में या अप्रैल के एंड में, तो वो उनको भी कब प्लग करना चाहते हैं गैप को। अच्छा सर, अभी भारत उनको खुद तो जो हमने जवाब दिया था, बड़ा तगड़ा जवाब दिया था। अब उन्होंने अफ़गानिस्तान की एयर फ़ोर्स को 1 हफ़्ते के अंदर बड़ा तैयार और ट्रेन कर दिया है और कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स के छक्के छुड़ा देगी। तो 2 गन्स का भी सुने, मुझे तो नाम सुनते भी हैरत हो रही थी। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है कोई ज़ेडपीयू-5, ये क्या माजरा है सर? देखिए ये अब ज़माना जंगों का है, ये प्लग एंड प्ले का नहीं है। ये आपका कैमरा प्लग एंड प्ले है, ये आपके माइक प्लग एंड प्ले है, आपकी लाइटें प्लग एंड प्ले है, कंप्यूटर्स प्लग एंड प्ले है। ये प्लग एंड प्ले का ज़माना नहीं है कि आप प्लग करें, टीवी लाएँ, रेफ्रिजरेटर लाएँ, प्लग लगाएँ, एयर कंडीशनर लगा दें, तो आप एक 15 मिनट बिट आपको ठंडी हवा मिलना शुरू हो जाएगी। ये जंगें हैं, आपको तैयारी करनी पड़ती है। जैसे मैं उतनी देर से कह रहा हूँ कि इंटीग्रेट करना पड़ता है, एक किल पिक्चर लानी पड़ती है। सर वो 2 गन्स भी तो इंटीग्रेट आपस में एक-दूसरे से शायद हो। ये अगर इंडिया समझता है कि अगर वो खुद इतने सालों में नहीं कर सके, इतनी इंटीग्रेशन, उनके पास राफेल को आए तकरीबन 5 साढ़े 5 साल हो गए, तो आपने देखा क्या होगा। अब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी एयरफोर्स है, लेकिन फिर गलतियाँ हुई आपसे, हम मान के आगे चलें। तो मुझे नहीं समझ आती तालिबान को ये क्यों समझ नहीं आई कि मई में जो उनके साथ हुआ, उन्हीं से वो सीखना चाह रहे हैं और अपनी पुरानी गन्स को रिवाइव करना चाह रहे हैं कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हो जाएगा इसका भी इंतज़ाम, इसकी फ़िक्र नहीं करें, पर कर लेंगे। एक और खबर तो है, वो सोशल मीडिया पर बड़ी फैल रही थी कि पाकिस्तान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है, कुछ ऐसे फाइटर जेट्स, अनमैन्ड यूएवीज़ कामरा एयरबेस पर कुछ उड़ते हुए हमें दिखाई दिए थे। तो इस हवाले से क्या कोई डेवलपमेंट है हमारे पास? देखिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यूएवीज़ कहते हैं इसको, यूएवीज़। यूएवीज़ कहते हैं। ये हम बहुत एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। ये मैं आपको कन्फर्म करता हूँ एक्सटेंसिवली इस तरह कि हम खुद इंडिजीनियस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिजीनियस इसलिए कर रहे हैं कि हमारा दोस्त चाइना है, हमारी उस पे कोलैबोरेशन हुई है हमारी पिछले सालों में। लेकिन अब हम इस हद तक इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि लॉइटरिंग मुनिशन और ड्रोन्स हम खुद तैयार कर रहे हैं। 100% जैमिंग, सॉफ्टवेयर, अपग्रेडेशन सब हमारे ईच एंड इसके एवरीथिंग इन पाकिस्तान। हमारे हाथों में है। ज़बरदस्त। यूएवीज़ ये होते हैं बुनियादी तौर पर कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, ये मिनी एयरक्राफ्ट होता है। और फाइटर जहाज़ की लिमिटेशन होती है, उसके अंदर पायलट बैठा होता है, उसकी ह्यूमन लिमिटेशन होती है, बॉडी स्ट्रेस की वजह से, फटीग की वजह से उसको 2 ढाई 3 घंटे बाद लैंड करना पड़ता है आके वापस। जहाज़ की भी रिफ्यूलिंग करनी होती है। ये जो यूएवीज़ होते हैं, ये 30-40 घंटे उड़ते रहते हैं। इसके अंदर पायलट नहीं होता, इसके अंदर सर्विलेंस होती है। इसके जो पायलट होते हैं, लेकिन वो ज़मीन पर बैठे होते हैं। वो कंट्रोल किसी और बेस से कर रहे जी, होते हैं। जी। वो इसको मॉनिटर करते रहते हैं और इसके ऊपर वेपन्स भी लगे होते हैं। ये एज़ एंड व्हेन नीड बेस पर इसके कैमरे बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये ज़ूम इन कर लेते हैं, मूवमेंट ग्राउंड पे देख लेते हैं। सो मच सो कि इतनी प्रिसिजन से ये देख सकते हैं कि आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि दुश्मन कौन है, टेररिस्ट कौन है, कोई इन्फिल्ट्रेशन क्या हो रही है। और फिर इसके पास ये भी काबिलियत है कि ये इसके पास जो वेपन होता है, जो ज़मीन पर बैठा कंट्रोलर है, वो एप्रोप्रिएट वेपन फायर करके ज़ाहिर है वो टारगेट को भी न्यूट्रलाइज़ कर देता है, डिपेंडिंग कि वो क्या टारगेट है पीछे। सर इसकी एक एग्ज़ाम्पल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने शेपर 3 ड्रोन जो है वो एक बना लिया और उसको बड़ा एक जदीद ड्रोन कहा जा रहा था। उसकी कुछ स्पेक्स वग़ैरह या फिर स्पेक्स नहीं, मैं आपको ये बता देता हूँ, एकिंजी जो है हमारे पास जो ड्रोन जो यूएवी है जी। वो चाइना सॉरी टर्की से हमने लिया था और हम उसको ज़ाहिर है बड़ा इफेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। शापर 2 हमने लिया था उनसे टर्की से। अब हम उसकी एडवांस वर्ज़न में जा चुके हैं, शापर 3 या 4 या नाम जो मर्ज़ी दे लें। उसकी स्पेक्स भी अभी शायद मैं कॉन्फिडेंशियली की वजह से नहीं बता सकूँगा। बिकॉज़ ज़ाहिर है वो हमें मैसेज चला जाता है क्रॉस के ये हमारी डायमेंशन है, ये हमारा पैरामीटर्स हैं, यहाँ तक हमारी रेंज है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
कौम को और प्लेजेंट सरप्राइजेस मिलेंगे अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सर बस आखिर में ये जानना चाहेंगे कि हमारे पास 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स मुझे तो 4-5 वर्जन्स के दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ F-35 दिखाई दे रहा है, एक तरफ J-35, एक तरफ कान, एक तरफ प्रोजेक्ट अज़म। तो कब तक ये आएँगे पाकिस्तान? और कौन-कौन से आएँगे पहले ये भी? अभी इसको यहाँ तक मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि पीएफ अपना जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है उसको बड़ा अग्रेसिवली फॉलो करती है। अभी ये जो मई में हुआ ये सारा फ्यूचरिस्टिक प्लान था ना 4 साल पहले, 5 साल पहले। पहले लीडर्स ने और प्रेजेंट लीडरशिप ने सोचा होगा कि पाक फ़िज़ाइया कैसी होगी अगर जंग हुई तो। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूँ कि मैं चंद महीने पहले इन्हीं पायलट से J-10C और J-17 थंडर ब्लॉक 3 के पायलट्स का पूरा दिन गुज़ार कर आया था एक ऑपरेशन बेस पर। मैंने अपनी यूट्यूब में इनका इंटरव्यू डाले थे और आप जैसी उम्र के नौजवान थे और उनको देखकर जब उन्होंने क्लेम किया, उस वक़्त तो मुझे नहीं पता था कि चंद हफ़्ते या 2-3 महीनों के अंदर जंग आ रही है। तो मैं उनसे जब बात करता था कि क्या करोगे अगर दुश्मन ने हमला कर दिया? तो वो जो उनके चेहरे पे जज़्बा था और जो वो कन्विक्शन नज़र आती थी, मैं समझा कि ये नौजवान है, ज़रा ज़्यादा अपना ज़ाहिर एग्रेशन के साथ बोलते हैं। लेकिन जो हवा में मैंने देखा, वो उससे कहीं ज़्यादा एग्रेशन थी जितना वो मुझे उस दिन नज़र आई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम बड़ा इंटीमेटली काम कर रहे हैं, बड़ी स्पीड पे काम कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक एब्सोल्यूटली। और सारा फ्यूचर प्लान हम कॉन्फिडेंशियली को इसलिए नहीं कि मैं नहीं बताना चाहता, हम दुश्मन को अलर्ट भी नहीं करना चाहता। साइबर कमांड आपने देखा कितना बड़ा सरप्राइज था जी, मैं चंद हफ्ते पहले देख कर आया था। इन्हीं नौजवान वॉरियर्स ने जो कंप्यूटर पर बैठे थे, आपकी उम्र के थे, मुझे बताया था कि सर कहाँ टाइम आने दे फिर बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। आपने देखा उनके ग्रिड स्टेशन नॉकआउट कर दिए, उनकी वेबसाइट्स हैक कर ली, उनका डाटा डिलीट कर दिया, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइलें उड़ा दी, उनकी ट्रेनों का सिस्टम रुक गया, उनकी लैंड की कोऑर्डिनेशन खत्म कर दी, एब्सोल्यूट जैम कर दिया था। हॉस्पिटलों में बिजली चली गई, एयरपोर्ट्स पे पैनिक मच गई, हॉस्पिटल में अंधेरा हो गया, कई मशीनें बिजली पे चलती हैं। मैनिटेरियन ग्राउंड पर पाकिस्तान साइबर कमांड ने बिजली और सारे अपना पुल बैक कर लिया था, अटैक और रिस्टोर कर दिया था। अभी तक हिंदुस्तान को समझ नहीं आ रही कि जंग किधर जा रही है। इसका मतलब अगर भारत ने कोई फ़ॉल्स फ्लैग की कोशिश की, तो फिर इस मर्तबा सिर्फ़ हमारा टारगेट मिलिट्री नहीं होगी। दे शुड नॉट टेक एवरीथिंग फॉल्स, दे शुड टेक इट ट्रू। वो फॉल्स करें, हम ट्रू वाला करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं ह्यूमिलिटी के साथ अल्लाह ताला की मदद के बाद ये कह रहा हूँ सारा कुछ। देयर विल बी अनदर सरप्राइज़ एंड मेनी मोर सरप्राइज़ेज़। और आखिरी बात मैं आपको एक और बताता चलूँ कि मैं बाद में जब गया, उन्हीं साइबर वॉरियर से मैं मिला, तो मैं उनसे पूछा, जो उनके हेड थे, मैंने उनसे पिछले पूछे प्लान। तो मैंने कहा कि आप ये कर रहे थे, आपने ये भी किया, आपने वो भी किया, वो कैसे किया, ये डाटा कैसे उठा दिया? तो वो उन्होंने यही जुमला कहा, और मैं रिपीट करता हूँ, बट आपके व्यूअर्स अगर नए हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कहा कि सर आप और मीडिया तो अभी पिछली जंग की बात कर रहे हैं, हम तो अगली प्लानिंग में लगे हुए हैं। वाओ! दैट्स अमेज़िंग। ये जज़्बा है पाकिस्तानी कौम के, जिससे वो मुकाबला करने के लिए आएँगे। दूसरा एक आखिरी देखें, हमारे पाक फ़िज़ाइया के आए एयर मार्शल साहब, एयर वाइस मार्शल साहब मीडिया पे 5 महीने से आपको कोई नुमाइंदगी एयरफ़ोर्स की नज़र आई है? वो अपने प्रोफ़ेशन में वापस जा चुके हैं। ना दोबारा मीडिया पर नज़र आएँगे, ना कोई टॉक शो में नज़र आएँगे, ना कोई बातें करेंगे। एक तो हमारे क्रश भी बन गए थे पूरे पाकिस्तान के, एवीएम औरंगज़ेब साहब। जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको दोबारा नहीं देखा होगा, क्योंकि ये प्रोफ़ेशनल एयरफ़ोर्स है। उनकी एयर चीफ़ देखें, छठे महीने में भी खुद आके बता रहे हैं दुनिया मान नहीं रही। और बार-बार सर बता रही है, वो कहते हैं हमने 3 महीने बाद तो उन्हें ख़्याल आया था कि उन्होंने पाकिस्तान के F-16 भी गिराए थे। वो तो लाहौर भी ब पोर्ट बन लाहौर भी पोर्ट बन गई। लेकिन आप देखें हमारे पाक फ़िज़ाइया के सरबराह आपको कहीं मीडिया पे नज़र नहीं आए। जी, प्रोफ़ेशनल अप्रोच है उनकी, मीडिया से दूर रहना चाहते हैं, कौम की तवक्कुआत पूरा उतरना चाहते जी। सर बस आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर भारत कोई फ़ॉल्स फ्लैग करता है, तो इस मर्तबा हमारा जवाब कैसा होगा, क्या होगा? और भारत को हम कितनी रेंज तक जो है वो पीछे धकेल सकते हैं, या फिर उनको कितनी रेंज तक एक मोहतात रहना पड़ेगा? जिस तरीके से वो कह रहे थे हम 200 किलोमीटर दूर है, हमें टारगेट वो नहीं कर सकते पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स। लेकिन जैसे आपने बताया कि 200 किलोमीटर दूर से हमने उनको जो है वो निशाना बनाया, 198 किलोमीटर द लॉन्गेस्ट एयर टू एयर हैं। तो अब उनको किस हद तक जो है मोहतात रहना पड़ेगा, और कहाँ तक जो है पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस मतलब आगे जाएँगे। देखिए, ना तो डाटा मैं क्लेम करना चाहता हूँ कोई ऐसा, अ, लेकिन जो ये इतना सिर्फ मैं बता सकता हूँ कि जो मई में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया का ये बहुत थोड़ा हिस्सा था जो दिखाया गया। मैं पाक फ़िज़ाइया की सिर्फ बात कर सकता हूँ, पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह बहुत तैयार है, इसमें कोई शक नहीं। बहरिया को तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया निकलने का, क्योंकि वो आई ही नहीं। पाक फ़िज़ाइया बहुत लेवल अलर्टनेस है, रेडीनेस का लेवल है। जितनी चीज़ें मुझे पता हैं
और वो अगर मैं बताऊँ तो वो बिल्कुल वाक़ई नहीं चाहेंगे। और ये मैंने पहली मई को आखिरी बात में 1 मई को उसके बाद मैंने अपने यूट्यूब पे जो मेरे नाम से खालिद चिश्ती के नाम से मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री 6 महीने से नहीं डाली। 1 मई को मैंने डाली थी। सर उस डॉक्यूमेंट्री ने भी तबाही मचा दी थी, मिलियंस में व्यूज़ आए थे वो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। लेकिन उसमें मैंने एक बात कही थी और वो भी बहुत से दोस्तों ने कहा कि ये तो जंग आई खड़ी है, कोई कमेंट करो, कोई बात करो। उसके अंदर मैंने एक जुमला कहा था और अल्लाह की मेहरबानी से वो बात पूरी हुई। आप ये कि उसमें मैंने यही कहा था आखिर में, 5 मिनट्स की सिर्फ वीडियो है वो। उसमें मैंने आखिर में कहा था कि हम नहीं चाहते जंग लड़ना। अगर हम पर मुसल्लत की गई तो मैं इंडियन एयर फोर्स को क्वेश्चन करता हूँ कि आपको एक बहुत भरपूर जवाब मिलेगा, आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा और बहुत एग्रेसिव लीडरशिप का सामना करना पड़ेगा। ये और मैं कोई इल्हाम नहीं होता मुझे और ना मैं कोई प्रेडिक्ट कर रहा था। मैं देख कर आया था और मुझे पता था कि ये अनफोल्ड कैसे होनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद लीडरशिप की उन तमाम पूरी टीम को जो मैंने कहा पायलट, इंजीनियर, टेक्नीशियन, क्रू चीफ, एयर ट्रैफिक, वेपन एवरीबॉडी उन्होंने यूँ काम किया। इस तरीके से एग्रेशन के साथ किया कि जवाब मेरे लिए वो डेफिनिटली प्लेजेंट सरप्राइज़ था। लेकिन मेरी उस तरह नहीं था, उस सेंस में नहीं था कि मैं तो ये तैयारी देख रहा था और उसी को बेस करके मैंने पहले मई को कहा था कि इसको ना इस एयरफोर्स को छेड़े, ना छेड़े, तो अनफोल्ड हुई। और मैं दोबारा सिर्फ कह ही सकता हूँ रेंजेस से आगे बात कर रहा हूँ कि कौन-सी रेंज पे आपको करेंगे, कौन-सी जगह हिट करेंगे, कितना डीप जाएँगे आपके साथ, कितना ऊँचा हम आपको जाके पकड़ लेंगे, उन रेंजेस से नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं दोबारा सिर्फ कह सकता हूँ क्योंकि मैं 2 दफ़ा बाद में भी होके आया हूँ। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। तकरीबन $2 बिलियन इस रीजन की पॉपुलेशन है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। ये रीजन सबसे डिसइंटीग्रेटेड है। बीइंग अ फाइटर पायलट इतनी अग्रेसिव बातें करने के बाद आखिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये खित्ता डिज़र्व नहीं करता। आपस में हम सारे मुल्क 5% ट्रेड करते हैं। दुनिया का 24% है हम लोग। क्यों? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान इनकी वजह से हम आपस में ट्रेड नहीं करते। इंडिया की वजह से। इंडिया की वजह से नहीं। तो आई अर्ज कि आपस में करें। इन लोगों का, इन हुकूमतों पर, इन लीडर्स पर ज़्यादा कर्ज है कि उनको ग्रो करें, उनका मुस्तकबिल अच्छा करें, उनके लिए एजुकेशन करें, उनके हॉस्पिटल करें, उनके नेटवर्क करें, उनके जॉब्स क्रिएट करें, उस तरफ जाएँ। जंगों में कुछ नहीं रखा, आखिर में फिर आकर या एम्बैरस होना आपने या मज़ाकरात मेज़ पर बैठ के कर लें। एग्जैक्टली चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि इस मर्तबा जो आपने उनको एक वार्निंग या फिर अलर्ट एक जारी किया है, पिछली मर्तबा तो उन्होंने नहीं सुना था, इस मर्तबा उम्मीद करते हैं कि शायद ये सुन लेंगे और वो जो आर्म्ड फोर्सेस को एक बीजेपी की तरह उनको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनकी आर्म्ड फोर्सेस भी जो है थोड़ा ख्याल रखेगी और साथ ही साथ उनकी आवाम भी सवाल उठाएगी, क्वेश्चन उठाएगी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। हमारे नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और यकीनन आवाम को भी उनके सवालात के बहुत ज़्यादा जवाब मिल गए होंगे और सरहद पार भी आपकी हम उम्मीद करते हैं कि ये गुफ्तगू पहुँच चुकी होगी सर। इसी के साथ नाज़रीन, आपका कोई सवाल हो, कोई राय हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे जवाद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।